यहाँ से आगे जाने के लिए 4x4 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। तो लग रहा है कि जो आगे काम है ना वो 4x4 वाला ही है। जब आप बहरीन से कलाम जाते हैं ना, सबसे ज्यादा गाड़ियां जो ना यहाँ पे तंग होती हैं क्योंकि ये इस तरह उतराई है, ऐसे नीचे उतरना होता है तो कई दफा यहाँ पे ना ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। तो इस ईद पे अगर आपका भी प्लान बन रहा है कलाम वैली जाने का अपनी गाड़ी पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम लोगों से कलाम पहुंच के कैसी गलती हो गई जो हमारे लिए काफी जानलेवा साबित हो सकती थी। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से वो गलती ना हो तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। फैसलाबाद से जब हम लोग काफी लेट निकले थे, लेकिन हमें इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि अब धुंध नहीं पड़ती तो मोटरवे ऑलमोस्ट सारी रात ही खुली रहती है। लेकिन एक इशू था जिस वजह से हमें स्पीड अपनी थोड़ी सी कम रखनी पड़ी थी मोटरवे पे, और वो थी ये बारिश। इस्लामाबाद से कलाम का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 330 किलोमीटर है। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने अपना रुक करना है M1 पेशावर वाली मोटरवे पे, और इस पे 80 किलोमीटर सफर करने के बाद चकदरा स्वाद का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से अपनी मोटरवे छोड़ देनी और कर्नल शेर खान इंटरचेंज से नीचे उतर जाना है। और जैसे ही आप कर्नल शेर खान टोल प्लाजा से नीचे उतरेंगे तो उतरते के साथ ही आपके हाथ में पहला यू टर्न आएगा। इसको लेके आपने दोबारा थोड़ा सा सफर करना है तो स्वात एक्सप्रेस पे आप दोबारा से एंटर हो जाएंगे। इस मोटरवे पे आने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है इसका मुझे भी नहीं पता। स्वात मोटरवे पे ये एक ही सर्विस एरिया जहाँ पे आपको वॉशरूम और पेट्रोल की फैसिलिटीज जो है वो मिलती है। बाकी जैसे हम सर्विस एरिया क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा सफर करने के बाद चकदरा इंटरचेंज आ जाती है। चकदरा इंटरचेंज उतरते सीधा रास्ता जो चित्राल साइड में चला जाता है और लेफ्ट साइड पे हम स्वात की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही आप चकदरा इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे तो आपने मोबाइल पे सिंपली कलाम की लोकेशन लगा लेनी है और ये आपको न्यू मदीन बाईपास से होते हुए कलाम ले जाएगी। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड कंडीशन मदीन तक की बहुत अच्छी है। सिर्फ बीच में जब आप ये एरिया से गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको रश मिलता है, स्पेशली मट्टा के बाद ना आपको इस तरह का रश मिलता है, तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। बाकी अगर आपको देर हो रही हो तो नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपको सवात सिटी और फिजा घाट में भी है। मदीन क्रॉस करते स्टार्टिंग में ये 300-400 मीटर का पैच आता है, लेकिन इतना इशू नहीं है। उसके बाद फिर बहरीन तक जो रास्ता है ना वो बड़ा बेहतरीन है। जैसे बहरीन बाजार क्रॉस करते ना तो उसके बाद फिर रास्ता जो ना टूटा शुरू होता है, क्योंकि बहरीन बाजार से कलाम का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर है। और बहरीन बाजार से कलाम तक जो रास्ता है ना ये आप कह सकते हैं कि 50% ठीक है, लेकिन 50% जो रास्ता है ना वो खराब है। खराब इस तरह का कि इस पे मल्टीपल इस तरह के पैचेज आते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी बचानी पड़ती है। ये सबसे गंदा पैच है। जब आप बहरीन से कलाम जाते हैं ना सबसे ज्यादा गाड़ियां जो ना यहाँ पे तंग होती हैं क्योंकि ये इस तरह उतराई है, ऐसे नीचे उतरना होता है तो कई दफा यहाँ पे ना ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। और जब ईद पे या किसी और फेस्टिवल पे आए ना रश में, तो सबसे ज्यादा तंगी जो है ना वो इस तरह के पैचेस पे होती है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना वो काफी देर जाम होता है। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है अपने। बाकी ये यहाँ का सबसे लंबा पैच है। जब ये शुरू होता है तो ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का पैच है। उसके बाद फिर थोड़ी देर रास्ता ठीक आता है, लेकिन एंडिंग से पहले फिर इस तरह रास्ता खराब आता है। ये आपने समझ के चलना है कि 34 किलोमीटर में इस तरह ऑन ऑफ आता रहेगा, लेकिन इतना इशू नहीं है। हर किस्म की गाड़ी पे आप ना कलाम तक जा सकते हैं। ये कि अगर स्नो पड़ी हो तो फिर थोड़ा सा ब्लैक आइस वाला इशू बन सकता है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 1:09। अब इस तरह के आप लोग कलाम तो आ जाएंगे, लेकिन कलाम से आगे देखते हैं कि अपनी गाड़ी पे आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं। कलाम बाजार की रोड कंडीशन की बात करें तो वो ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है। अगर आप रमजान के दिनों में आते हैं तो आपको यहाँ पे होटल जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड मिलेंगे और दिन में खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने आगे जाना हो जीप रेंट करके तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे रमजान के दिनों में नहीं होता। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है यहाँ आने से पहले। बाकी जब आप लोग फिर ईद पे आएंगे तब तो आपको यहाँ पे सारा कुछ ही खुला मिलेगा। बाकी कलाम से आगे अपनी गाड़ी पे इजीली उशू फॉरेस्ट तक जा सकते हैं। 2.5-3 किलोमीटर के ट्रैवल डिस्टेंस है। अच्छा जी, उशू फॉरेस्ट तक तो काम ठीक है। अब आगे मॉडर्न लेक की तरफ जाने लगे तो देखते हैं कि मॉडर्न लेक वाला रास्ता जो है उसका क्या सीन है। काफी सारी गाड़ी यहाँ पे आई हुई है, लेकिन मोस्टली गाड़ियां जो है वो उशू फॉरेस्ट से वापस हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हो तो फिर कलाम से उशू फॉरेस्ट आते हुए भी काफी इशू बनता है। मैं बार बार स्नो का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी ईद पे स्नो पड़ गई थी और चांसेस इस दफा भी है कि आपको शायद ईद पे स्नो मिले। तो अगर आपने यहाँ पे आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना है। बाकी जैसे उशू फॉरेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है छोटे माउंटेन का, जो मैंने स्किप कर दिया और अपना रुक किया, सीधा आगे उशू की
तरफ। ये मेन इशू है, यहाँ तक अक्सर गाड़ियां आ जाती हैं और इस ब्रिज के पास अपनी गाड़ियां खड़ी करके तो फिर यहाँ से जीप रन करके तो लोग आगे जाते हैं। पीछे रास्ता जो है वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये गाड़ियां ऐसा ऐसा आप ला सकते हैं। बस ये कि जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस लो है उसको यहाँ पे आते थोड़ा सा इशू बनेगा। पिछली दफा हमने यहाँ से जीप ली थी, लेकिन इस दफा हम लोग करने लगे कि अपनी जीप पे जाने लगे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है आसानी से। स्नो चेन है, लेकिन लग रहा है कि जैसे स्नो वाला ना काम नहीं है। कुछ तरह बारिश हुई है, पिछली दफा यहाँ पे बर्फ थी, लेकिन इस दफा तो तकरीबन बर्फ पिघली हुई है सारी। यहाँ से आगे भी रास्ता ठीक है, जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है वो लोग अपनी गाड़ी जो है वो पहले ग्लेशियर तक ले जाते हैं। पिछले दफा ग्लेशियर भी ज्यादा नहीं था। हाँ। असल में इसका डर ये होता है जैसे भी ऊपर खड़ा है, हाँ। तो पता है यहाँ से सारे ही ऐसे नीचे आ जाए। ग्लेशियर पॉइंट में आपको वापसी पे दिखाता हूँ। अभी हमारी मर्जी के हमारे पास टाइम थोड़ा, तो हम जल्दी से ना ज्यादा से ज्यादा जितना आगे से जाया जा सकता है उतना आगे चले जाए। ग्लेशियर पॉइंट के बाद ये रास्ता काफी खराब हो जाता है। रोड तो बनी हुई है, लेकिन जहाँ पे रोड नहीं बनी हुई ना वहाँ पे गाड़ियाँ सबसे ज्यादा तंग होती हैं। जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है वो लोग अपनी गाड़ियाँ ले तो जाते हैं, लेकिन गाड़ी को ले जाके तंग करने वाली बात है, क्योंकि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो फिर आपको कई दफा उसे रुक कर रास्ता देना पड़ता है और कई कई जगह ये रास्ता बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। बाकी ग्लेशियर पॉइंट के बाद ये पलुगा वैली आती है, जहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई थी। और पलुगा वैली आप समझे ऊंची फॉरेस्ट ही है, वहाँ पे ट्रीज थोड़े ज्यादा है, यहाँ पे ट्री थोड़े से कम है, लेकिन वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ भी वही एक्टिविटीज है जो आपके पास ऊंची फॉरेस्ट होती है करने के लिए। मोस्टली लोगों की कोशिश होती है कि पलुगा तक अपनी गाड़ी ले जाए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर बर्फ नहीं भी पड़ी हुई ना तब भी आप लोग कोशिश करेंगे कि ग्लेशियर से आगे अपनी गाड़ी ना ही लेके आए तो बेहतर है, क्योंकि इस रोड पे काम हो रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ये पूरा रोड जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर आप हर किस्म की गाड़ी पे आ सकेंगे। लेकिन आजकल अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी है और आप फैमिली के साथ है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अपनी गाड़ी ना ले, जीप रन कर लेगा वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये पल्लुगा से आगे आखिरी पॉइंट है, यहाँ से आगे ना जीपे नहीं जाती है। अगर आप लोग आते हैं ईद के पास तो मोस्टली आप लोग पलुगा वैली तक ही आ सकते हैं, लेकिन अगर बर्फ बहुत ज्यादा होगी तो शायद पलुगा वैली भी ना आया जाए, क्योंकि जो मैं कभी आपको ग्लेशियर दिखाऊंगा ना वो सड़क पे आ जाता है। ये कि जो ये लोकल फील्डर्स वगैरह ना ये यहाँ पे आ जाती हैं, तो अगर आपने जीप रन ना करानी हो तो आपके पास फिर ये फील्डर्स का ऑप्शन भी है। ये कि इनका किराया जो है ना वो जीप से थोड़ा सा कम होता है। आजकल पलुगा वैली का जो किराया ना वो तकरीबन कलाम से जो है 6-7 हज़ार रुपये में जीप आ जाती है, 7-8 हज़ार रुपये में आ जाती है। लेकिन ये कि अगर रश हो तो फिर पैसे जो है वो डबल हो जाते हैं, तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। होटल्स का भी इस तरह ही है, होटल रूम्स जो है वो आजकल तो सस्ते हैं लेकिन ईद पे वो डबल होंगे, तो ये आपने 2-3 चीजें अपने माइंड में रखनी है यहाँ आते हुए। और मेरे पीछे है ये सारा ग्लेशियर, मैं इसके पास नहीं जा रहा हूँ, मुझे इससे डर लगता है, तो उसका कोई पता नहीं कब नीचे आ जाए। मोस्टली लोग कुतुबपुरा से आगे आके ना यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे कई दफा ना रश हो जाता है और ट्रैफिक फंस जाती है, तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है यहाँ आते हुए। ये बेसिकली फोटोशूट के लिए पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन ये कि यहाँ पे रिस्की रहता है, इसका कोई पता नहीं कब ये रास्ता यहाँ पे बंद हो जाए। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:45, और ये जो पॉइंट दिखाए हैं मोस्टली टूरिस्ट जब आते हैं, समझिए अगर ईद के दिनों में भी आप आते हैं तो यही पॉइंट खुले होते हैं। लेकिन एक और पॉइंट भी है जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते नहीं है, हम भी वहाँ पे इतनी दफा कलाम आए, आज पहली दफा जाने लगे हैं, तो वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। हम भी पहली दफा जाने लगे से मेरा मतलब था कि इस तरह के मौसम में हम लोग पहली दफा जाने लगे जहाँ पे हमें बर्फ बहुत ज्यादा मिल सकती थी। जब आप कलाम से आगे ऊंची फॉरेस्ट के लिए आते हैं तो ऊंची फॉरेस्ट स्टार्ट होती है, अगर आप सीधे हाथ पे अपने हाथ पे चले जाए तो फिर आगे जो रास्ता है ये माहौडल ले जाता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट में मुड़ जाए तो ये रास्ता जाता है आगे अतरोड़ वैली की तरफ। पुशु फॉरेस्ट से अतरोड़ का ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो तकरीबन 15 किलोमीटर है, और टूरिस्ट वहाँ पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि रोड कंडीशन जो है ना वो बहुत खराब है। रोड तो है नहीं, जैसे ये दरिया शुरू होता है तो ये सारा रास्ता जो है ये सैलाब की वजह से खराब हुआ हुआ था। इसका हमें ऑलरेडी पता था कि ये रास्ता खराब हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और इशू भी था। हम लोग जैसे थोड़ा सा आगे आए तो हम लोगों ने देखा कि ये भाई साहब अपनी गाड़ी के आगे से पत्थर उठा रहे थे, और इन्होंने हमसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। हमने कहा तरोड़ जाना है, तो उन्होंने पूछा आपने वापस आना है। हमने कहा हाँ आना है। तो उन्होंने कहा फिर आगे मत जाओ, ये एरिया सारा लैंडस्लाइड वाला, यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको ये सारा कुछ ही बता रहा था। यार बड़ी मुश्किल से यहाँ से गाड़ी सीधी करके तो अभी थोड़ा सा सफर किया ही था, और उसके बाद कुछ जी ये पत्थर आ गया था नीचे फिर से। हमने फटाफट इस पत्थर को हटाया और यहाँ से किसी तरह अपना सफर शुरू किया कि यहाँ से जल्दी निकले। शुक्रिया जी, मेहरबानी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमें कोई इतना इशू नहीं बना, लेकिन हमारे सेंसेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, तो उशू फौरस आके थोड़ी सी ब्रेक ली, उसके बाद जाके थोड़ा सा दिमाग काम करना शुरू हुआ। एक दफा तो बिल्कुल सिग्नल उड़ गए थे वहाँ पे। बाकी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:43, और प्लान ये किया कि हम लोग ना आज कलाम में नहीं स्टे कर रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं। और पीछे से मेरा मतलब था ज्यादा पीछे नहीं, बस यहाँ तक की।
कलाम ना रुकने की एक वजह ये थी कि जितना हमने यार फैसलाबाद से यहाँ तक सफर किया ना, कल फिर हमने तकरीबन इतना ही सफर करना है। और कलाम में इसलिए नहीं रुका क्योंकि वहाँ पे ना एक तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है, उसके अलावा वहाँ पे जो अच्छे होटल है ना उनके कमरे बहुत महंगे होते हैं। इस तरह का कमरा जिसमें अभी हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे जो कलाम में ले तो तकरीबन यहाँ पे ये 3500 का मिला, तो वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये का मिलता है, जिसमें 24 आवर गर्म पानी आता है। बहरीन की खास बात यह कि यहाँ पे ऑफ सीजन है तो ये कमरा सीजन में 10,000 का मिलता है, लेकिन अभी हमें ये 3500 रुपये का मिलकर गर्म पानी अभी भी हर सुबह मिल जाएगा। 3500 का कमरा इसलिए मिलेगा कि हम 2 बंदे थे, अगर यही हम 4 बंदे होते तो फिर यही कमरा हमें 5,000 रुपये का मिलना था। बाकी कलाम मैंने कवर कर दिया। अगर आप में से किसी ने अपनी गाड़ी पे स्कर्दू जाना है या हुंजा जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।